हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोगों का नया चैप्टर है और आज हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखेंगे और आज जो आपका क्लास है इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा और बार बार रिविजन कीजिएगा क्योंकि ये नया होगा और आप इसको पहली बार देख रहे होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज जो आपका क्लास है इसमें जो पहला हेडिंग है ये है प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार। प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार कौन है? इसमें आपका पहला हेडिंग है कालिदास। और कालिदास के जो महत्वपूर्ण काव्य हैं ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है। रघुवंशम, ऋतुसंहारम और कुमार संभवम, ये इनके काव्य हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में ये आता है, इंडिविजुअल भी और कूट में भी आता है। कालिदास के नाटक जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम व अभिज्ञान शाकुंतलम। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा है जो कि उनका नाटक है, यानी कि उनकी कृति के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी कृति उनका नाटक है और जो कौन सी कृति है जो नाटक नहीं है। चूँकि ये क्वेश्चन बना है और ये नेट में क्वेश्चन बना था कि इनमें से कौन सा है जो उनका नाटक नहीं है, तो उसमें ये 3 ऑप्शन रहेंगे और एक अलग से कोई ऑप्शन मिला दिया जाएगा। तो वहाँ आपको देखना होगा कि कौन सा उनका नाटक नहीं है। और आप जानते हैं कालिदास बहुत ही फेमस व्यक्तित्व हैं जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, उनके 9 रत्नों में से एक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। इनके जो काव्य हैं ये महत्वपूर्ण हैं 3 ऊपर के, और ये जो 3 महत्वपूर्ण हैं ये इनके नाटक हैं। नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण है ये हैं आपके शूद्रक, और शूद्रक का जो मृच्छकटिकम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में आता है इसलिए इसको आप लोगों को याद होना चाहिए। हाँ, इसका विषय वस्तु क्या है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मृच्छकटिकम में क्या है, तो ये भी याद रहे। एक ब्राह्मण व्यापारी और एक धनी गणिका की प्रेम गाथा है, इसमें ये आया है कि मृच्छकटिकम का थीम क्या है, तो उसमें अलग अलग जो है दे देगा ऑप्शन और आपको उसमें चूज करना होगा कि एग्जैक्ट सही आंसर क्या है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ये होगा आपका एक ब्राह्मण व्यापारी और एक धनी गणिका की प्रेम कथा है। और गणिका मीन्स जो डांस करने वाली महिलाएं हुआ करती थी उन्हीं को गणिका कहा जाता था। मैंने आपको मौर्य साम्राज्य में हिस्ट्री में पढ़ाया भी था कि गणिकाओं को या उनकी व्यवस्था को देखने के लिए गणिका अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये वही गणिकाएं हैं, तो इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है बच्चों विशाखदत्त। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम में आता है। साथ ही ये भी आया है कि इसका थीम क्या है या इसकी विषय वस्तु क्या है या किस पर आधारित ये पुस्तक है, तो ये राजनीति पर आधारित पुस्तक है। और इसमें जो थीम है इसमें ज़्यादातर नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में बताया गया है, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने और उनके शासन या उनके दरबारों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इसमें मुद्रा राक्षस में नंद शासकों के आखिरी शासक के मंत्री राक्षस के षड्यंत्रों का नाकाम करते हुए चाणक्य की योजना दिखाई गई है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में आ जाए कि जो है दुर्लभ संधियों का इसमें वर्णन मिलता है मौर्य साम्राज्य के, तो वो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गद्दी पर बैठने से लेकर के उनको जो है विधिवत तरीके से राजा बनने के दरमियान जो जो नीतियाँ चाणक्य ने अपनाई हैं वो सारे इसमें उल्लेख हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने के दरमियान या बारे में उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो मुद्रा राक्षस में मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को आप जानते हैं ये वर्धन वंश के शासक हैं जो थानेश्वर में इनका साम्राज्य था, लेकिन आगे चल के इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली थी और कन्नौज से ये शासन करने लगे थे। इन्हीं के समय में ह्वेनसांग भी भारत आए थे और जो हर्षवर्धन है इनके जो राजकवि हैं इनका नाम वाणभट्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तथ्य भी याद रखेंगे। और हर्षवर्धन ने ही प्रयाग में जो है एक आयोजन भी करवाया था, एक सभा का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने ह्वेनसांग को भी जो है पुरोहित के रूप में नियुक्त किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो हर्ष हैं ये प्रयाग में दान करते थे, तो अपना वस्त्र तक दान कर देते थे, कुछ भी नहीं छोड़ते थे, ये बहुत दानी राजा थे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसके समय में प्रयाग में जो है सभा बुलाई जाती थी, तो ये हर्षवर्धन है और इन्हीं के समय में ह्वेनसांग भारत आए हैं। साथ ही ये कन्नौज के शासक बने थे, पहले थानेश्वर के शासक थे। हर्षवर्धन जो है ये वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन को दक्षिण की तरफ साम्राज्य विस्तार करने से किसने रोका था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था।
ये भी इम्पॉर्टेंट है। चालुक्य वंश के शासक थे वे, और उनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम रविकीर्ति था, और उन्होंने कहा था कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहे क्योंकि अब उनको पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स हर्षवर्धन से संबंधित है जो आपको याद रखना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन ने कुछ नाटकों का जो है लिखा है या रचना की है, क्योंकि एक राजा के द्वारा लिखा गया है, इसलिए एग्जाम में बनता है कि कौन सा नाटक है या कौन सी पुस्तक है जो हर्षवर्धन ने लिखा है। तो इसमें रत्नावली है, प्रियदर्शिका है और नागानंद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है इनमें से कौन सी रचना है जो हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है। तो हाँ, ऑप्शन में ये तीनों होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। और कभी कभी इंडिविजुअल इसमें से कोई भी पुस्तक दे देगा और पूछेगा हर्षवर्धन की कौन सी रचना है, तो आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है बच्चों, नेक्स्ट जो राजा है महेंद्र वर्मन फर्स्ट हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके नेट वगैरह में ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है कि आए हैं। मत्त विलास प्रहसन, इनकी जो पुस्तक है या कृति है ये है मत्त विलास प्रहसन। क्योंकि जो राजा किताबें लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको एग्जामिनर जरूर पूछते हैं। तो मत्त विलास प्रहसन जो है ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट की पुस्तक है, जो कि एक पल्लव शासक हैं। और इनकी जो पुस्तक है इसमें क्या दिखाया गया है, अगर विषय वस्तु पूछ ले तो उस समय जो समाज था उसमें किस तरह से नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा था, उस समय जो धर्म थे उसमें किस तरह से अंधविश्वास और आडंबर आ रहे थे और धर्म का भी नैतिक पतन हो रहा था, इसी का इसमें उल्लेख है। ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। तत्कालीन समाज के जीवन व विभिन्न धर्मों के नैतिक मूल्यों में आई गिरावट पर व्यंग किया गया है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा मत्त विलास प्रहसन में, जो कि एक पल्लव शासक है। ये एक नाटक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके भवभूति। भवभूति का जो नाटक है ये भी इंपॉर्टेंट है। मालती माधव है, महावीर चरितम है और उत्तर रामचरितम है। तीन इनके नाटक हैं भवभूति के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक और पुस्तक बहुत ज़्यादा आता है, शिल्पाधिकारम किसने लिखा है, इलंगो आदिगल ने लिखा है। एक क्लास में इसके बारे में डिस्कस हो रहा था और मैंने वहाँ जल्दबाजी में ये कह दिया था कि इसको कृष्णदेव राय ने लिखा है। नहीं बच्चों, शिल्पाधिकारम जो है ये इलंगो आदिकल का है। कृष्णदेव राय ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम भी याद रख लीजिए, अमुक्त माल्यद है। अमुक्त माल्यद, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, खास करके नेट में आया है कि अमुक्त माल्यद किसने लिखा है, कृष्णदेव राय ने लिखा है, जो कि तुलु वंश के शासक हैं। आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, तुलु वंश और अरबीडु वंश ने शासन किया था। उसमें से ये तुलु वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हैं, जिनका नाम कृष्णदेव राय है, और इन्होंने ही लिखा है अमुक्त माल्यद। और नेट में ये भी क्वेश्चन बना था कि इसका क्या मतलब होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में था फूलों की माला, हीरो की माला, मोतियों की माला या सोने की माला। ये भी क्वेश्चन नेट में बन चुका है, ये याद रखेंगे। इसका मतलब होता है मोतियों की माला, मोतियों की माला इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। अमुक्त माल्यद का मतलब होता है मोतियों की माला। तो ये आपकी पुस्तक है अमुक्त माल्यद, इसको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कुछ अन्य नाटककार हैं, जिसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये नाटक किसने लिखा है, ये भी किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद, इन्होंने भी कुछ नाटक लिखा है, जिसमें कल्याणी है, स्कंद गुप्त है, चंद्रगुप्त है, अजात शत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है और विशाख दत्त है। ये सारे नाटक जो लिखे हैं ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और एक आपका है, याद रखेंगे, यहाँ पे रतन थिएसन नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने थांगटा जो कि एक मार्शल आर्ट है, इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम किया था। तो ये जो आपका मार्शल आर्ट है थांगटा, ये भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कठपुतली कला। आज आपको कठपुतली कला के बारे में बताना है और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कठपुतली कला की, कौन सी कठपुतली कहाँ की है। भारत में आप जानते हैं कठपुतली जो है ये बहुत प्राचीन समय से प्रचलन में है और लोग इसको जो भी इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता प्रोग्राम उसको देखते हैं। आज भी ये कठपुतली कला भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत से ज़्यादा जो कठपुतली कला है ये उत्तर भारत से ज़्यादा जो कठपुतली है ये दक्षिण भारत में प्रचलित है।
और भारत में जो कठपुतली है इसके 4 प्रकार प्रचलन में है। एक आपका छाया कठपुतली है, एक आपका छड़ कठपुतली है और एक आपका दस्ताना कठपुतली है। तो ये आप देखेंगे महत्वपूर्ण कठपुतलियों के प्रकार है। तो देख लेते हैं कठपुतली यानी काठ की गुड़िया। कठ मतलब होता है काठ और पुतली मतलब पुतला, यानी कि काठ का जो पुतला होता है उसके द्वारा जब हम किसी नाटक को, किसी प्रोग्राम को या किसी चीज़ को लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं उसी को कठपुतली कहते हैं। तो ये काठ की गुड़िया होता है। भारत में कठपुतली द्वारा कहानी कहने की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है, यानी कि काफ़ी पुराने समय से ये प्रचलन में है। कठपुतली को लकड़ी, कागज़ व प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है, यानी कि जो कठपुतली है ये सिर्फ लकड़ी का ही नहीं बनता। हालांकि ज़्यादातर जो कठपुतलियाँ हैं वो लकड़ी की ही बनती हैं, इसीलिए इसको कठपुतली कहते हैं। लेकिन कुछ जो कठपुतली है वो कागज़ की भी बनती हैं और कुछ जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी बनता है। भारत में 4 प्रकार की कठपुतलियों का प्रचलन है, जिसमें आप देखेंगे दस्ताना कठपुतली है, छड़ कठपुतली है, छाया कठपुतली है और धागा कठपुतली है। यानी कि दस्ताना, छड़, छाया और धागा, ये 4 तरह की कठपुतलियाँ भारत में पाई जाती हैं। तो जो दस्ताना कठपुतली होता है इसमें कोई व्यक्ति होगा वो अपने दोनों हाथों में दस्ताना पहनेगा और वो जो कठपुतली होगी वो हाथ की उंगली पे उसका फेस, हाथ, पैर वो बना रहता है और वो इतनी खूबसूरती से उसको दर्शाते हैं कि जैसे लगता है वो हाथ का पंजा नहीं है बल्कि कठपुतली के शरीर के विभिन्न पार्ट हैं और 2 हाथों से वो 2 कठपुतलियों को बहुत खूबसूरती से दस्ताने के द्वारा दर्शाते हैं या दिखाते हैं और उससे जो कहानी होती है उसको प्रस्तुत करते हैं। इसी को दस्ताना कठपुतली कहते हैं। छड़ कठपुतली जो होता है ये छड़ में बांध करके कठपुतली को दिखाते हैं। और आपका जो छाया कठपुतली है इसमें हमें कठपुतली दिखाई नहीं देती, लेकिन कठपुतली का जो छाया होता है वो दिखता है। वो लोग जो है एक्टिंग करते हैं और उन्हें हमें उसकी जो छाया प्रति है वो देखने को मिलती है, इसी को छाया कठपुतली कहते हैं। और आपका धागा कठपुतली भी है, जिसमें धागे की सहायता से हाथ पैर का संचालन किया जाता है, इसी को धागा कठपुतली कहते हैं। तो भारत में ये 4 प्रकार की कठपुतलियों का प्रचलन है। अब मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर कभी एग्जाम में बने कि कितने प्रकार की भारत में कठपुतली देखने को मिलती है, तो 4 प्रकार की है। और कौन से राज्य में किस तरह की कठपुतली का प्रचलन है या उसे किस नाम से जानते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो है ये आपका है दस्ताना कठपुतली। ये कठपुतली दस्तानों की तरह हाथ में पहनी जाती है, यानी कि वो कठपुतली रहती है लेकिन दस्ताने जैसी रहती है, जिसको हाथ में पहन लिया जाता है, जिसमें हाथ की भिन्न भिन्न उंगलियां कठपुतली के हाथ व सिर का कार्य करते हैं, यानी कि उंगलियों के द्वारा ही उनके हाथ और सिर को दिखाया जाता है और उसी के द्वारा संचालन किया जाता है। इसके प्रकार हैं, आप देख रहे हैं कि जो आपका पाव कठपुतली है और कुथेई, ये दोनों दस्ताना कठपुतली के ही प्रकार हैं। तो कभी पूछ ले कि पाव कठपुतली किसका प्रकार है, तो दस्ताना का है। ये छड़, छाया या धागे का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। पाव कठपुतली केरल में इस कठपुतली कला को पाव कठपुतली कहते हैं। कठपुतलियाँ अत्यंत रंगारंग और कथकली नर्तक के समान होती हैं, यानी कि यहाँ की जो पाव कठपुतली है ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत कलरफुल होती हैं और ख़ास करके ये बिल्कुल जैसे कथकली वाले ड्रेस होते हैं, पैटर्न होते हैं, उसी पैटर्न पे बनाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे कि पाव कठपुतली जो है ये कहाँ का है, केरल का है। किस टाइप का है, तो दस्ताना कठपुतली है और ज़्यादातर इसके जो हाव भाव होंगे, कलाकृतियाँ होगी वो कैसी होगी, कथकली जैसी होगी। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। और इसका विषय वस्तु क्या होता है, रामायण और महाभारत से लिए जाते हैं। जो थीम होता है, जो स्टोरी होता है वो रामायण और महाभारत से लिया जाता है और उसी के ऊपर ये अपने जो नाटक होते हैं या जो प्रोग्राम होते हैं इसको प्ले करते हैं। तो याद रखेंगे पाव कठपुतली बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल का है ये। नेक्स्ट है कुथेई नाच। कुथेई नाच कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। इसमें कलाकार हाथ से कठपुतली और दूसरे हाथ से ढोल बजाता हुआ कहानी कहता है, यानी कि यहाँ पे जो कलाकार होगा वो एक हाथ से कठपुतली को जो भी मूवमेंट होगा वो कराएगा और दूसरे हाथ से वो गले में ढोल टांगे रहेगा, उसको बजाता रहेगा और अपनी मुख से बातों को कहता रहेगा, ढोल भी बजाएगा और कठपुतली भी दिखाएगा। इसी को कहते हैं कुथेई नाच। और ये कहाँ पे प्रचलित है, ये उड़ीसा में प्रचलित है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी कि ये सिंगल कठपुतली होती है और वही जो है सारे एक्टिंग एक हाथ से करता है और दूसरे हाथ से ढोल बजाता है और मुख से जो भी बातें कहनी होती हैं वो बोलता रहता है। इसी को कुथेई नाच कहेंगे, उड़ीसा का है ये। और किसका प्रकार है, दस्ताना कठपुतली का प्रकार है। नेक्स्ट है बच्चों छड़ कठपुतली। इसमें सिर और हाथ तीनों जोड़ों द्वारा
छड़ों से जुड़े रहते हैं, यानी कि सर, हाथ, पैर सब कुछ छड़ से ही जुड़ा रहता है और छड़ से ही इसका संचालन होता है तथा ये छड़ कठपुतलियों की वेशभूषा के नीचे छुपी रहती है और जो छड़ है वो दिखाई नहीं देता, वो कठपुतलियों के अंदर छिपा रहता है, लेकिन वो छड़ से ही संचालित होते हैं। इसी को कहा जाता है छड़ कठपुतली। नेक्स्ट है बच्चों आपका छड़ कठपुतली के प्रकार हैं पुतुल नाच। पुतुल नाच जो कि एक छड़ कठपुतली है, कहाँ पे प्रचलन में है? पश्चिम बंगाल में है। ये कलाकार भी रामायण व पौराणिक आख्यानों पर अपना जो है प्रदर्शन करते हैं। यानी कि जो आपके पुतुल नाच है ये आपके पश्चिम बंगाल का है और इसमें जो कठपुतली होंगी वो छड़ कठपुतली होंगी और इनका जो विषय वस्तु होगा वो रामायण, ऐसे ही जो पौराणिक कथाएं हैं उन्हीं के ऊपर ये अपने चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है कथी कुथेई। कथी कुथेई जो है ये कैसी है? ये भी छड़ों के द्वारा ही चलाई जाती हैं और ये उड़ीसा की कठपुतली है। याद रखेंगे मेन चीज़ है कि कौन सा किस राज्य का है, तो ये कथी कुथेई जो है ये आपका उड़ीसा का है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका यमपुरी। ये बिहार की कठपुतली है, यमपुरी बिहार की है और कैसी है? छड़ कठपुतली है। तीसरा जो है छाया कठपुतली, इसका प्रचलन आंध्र प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जानवरों की खाल से बनी छिद्रित रंगीन छाया कठपुतलियां हैं। ये जानवरों की खाल से बनाई जाती हैं जिनमें छिद्र होता है और ये छाया कठपुतली होती है, यानी कि इनकी जो छाया होती है वो देखने को मिलती है। इनका प्रदर्शन कपड़े के पर्दे के पीछे से किया जाता है, यानी कि कपड़े के पर्दे के पीछे अपनी प्रदर्शन को करते हैं और उनकी छाया हमें पर्दे पर दिखाई देती है और पर्दे पर देख करके हम जो है चीज़ों को समझते हैं। ये इस तरह से अपने प्रदर्शन करते हैं चीज़ों का। इसके जो प्रकार हैं इसमें है थोलू बोमलता। थोलू बोमलता जो कठपुतली है ये आंध्र प्रदेश में जो है प्रचलित है और ये इसे थोमू बोमलता कहते हैं आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में इसे कहते हैं बोमलता। यानी कि बोमलता के आगे अगर थोलू जुड़ जाए तो आंध्र प्रदेश का है और सिर्फ बोमलता हो तो ये तमिलनाडु का है। और एक ऐसी कठपुतली है ये छाया कठपुतली है, इनका प्रचलन जो है ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, साथ ही तमिलनाडु में भी। इसके अलावा है तोगलू गोवे अट्टा। तोगलू गोवे अट्टा जो है ये कर्नाटक का है, ये भी क्या है? छाया कठपुतली है और कर्नाटक में इसका प्रचलन है जिसका नाम है तोगलू गोवे अट्टा। नेक्स्ट है चमा दैचे बहुल्या। चमा दैचे बहुल्या ये भी आपका छाया कठपुतली है और ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में ये प्रचलन में है, यानी कि महाराष्ट्र काफ़ी बड़ा है लेकिन इसका जो ज़्यादातर प्रचलन है ये जो वहाँ का एक पर्टिकुलर इलाका है जिसको कहते हैं रत्नागिरी, इन्हीं क्षेत्रों में ये कठपुतली देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे कि जो आपका गोवे अट्टा है ये कर्नाटक का है और आपका जो चम दैचे बहुल्या है ये आपके महाराष्ट्र का है। और अब है लास्ट है धागा कठपुतली, यानी कि जो धागा कठपुतली है ये कहाँ ज़्यादा फेमस है? तो ये भारत में धागा द्वारा कठपुतलियों के प्रदर्शन की जो है सामूहिक परंपरा है और ये कठपुतलियाँ लकड़ी, तार व सूती कपड़े की बनी होती हैं। यानी कि इस तरह की जो कठपुतलियाँ हैं ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जो धागे के द्वारा और लकड़ियों के द्वारा जिनका जो है संचालन किया जाता है। तो ये आपके 4 प्रकार की कठपुतलियाँ हैं और इनके फिर जो सब प्रकार हैं किस राज्य में इनका प्रचलन है ये चीज़ याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में और यहाँ पे थोड़ा 2-4 बार आपको रिवीजन करना होगा क्योंकि ये तथ्य आप लोगों के लिए नया है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रमुख नाट्य या लोक नाट्य, जो लोगों के बीच में या आम लोगों के बीच में जिसका प्रचलन हो इसी को कहते हैं लोक नाट्य। और इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं, इंडिविजुअल की कौन सा किस राज्य में है, इनके बारे में कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं कि किस राज्य में है, साथ ही इनमें क्या खास बातें हैं। तो पहला आपका है ये है भांड पाथेर। यह कश्मीर का प्रमुख लोक नाट्य है जो कृषक समुदाय में या से गहराई से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो आपका भांड पाथेर है ये कश्मीर का लोक नाट्य है जो कि कृषक लोगों के बीच ये ज़्यादा प्रचलन में होता है या यहीं पे ये ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है स्वांग। स्वांग कहाँ का है? यह हरियाणा का लोकप्रिय नाट्य है जिसकी कथा वस्तु से ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यानों पर आधारित होते हैं। यानी कि इसका जो विषय वस्तु होता है और कथा होता है या कथानक होता है वो क्या है? ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यानों पर आधारित होता है। और ये प्रचलन में कहाँ पे है? स्वांग जो है ये हरियाणा में है। हरियाणा में जो स्वांग है ये भी आपका एक लोक
नाट्य है और ये कहाँ पे प्रचलन में है, ज़्यादातर हरियाणा के क्षेत्रों में। और इसमें भी क्या होगी, पौराणिक कथाओं पर ये किए जाएंगे या कोई ऐतिहासिक घटना होगी उसके ऊपर ये प्रदर्शन किया जाता है। तो याद रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है आपका जो स्वांग है इसको जरूर देख लीजिएगा। लोगों के बीच में आप देखते हैं तरह तरह के नाटकों का प्रचलन होता है और ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपका नौटंकी और रासलीला। नौटंकी और रासलीला जो लोक नाट्य है जो आम लोगों में प्रचलन में है, ये उत्तर प्रदेश का है और ये आप देखते हैं मोस्टली जो है आपने देखा भी होगा नौटंकी और जो रासलीला है। रासलीला में आप जानते हैं कृष्ण और राधा के में आप देखेंगे राधा और कृष्ण से संबंधित जो भी प्रदर्शन होता है या लोक नाटक दिखाए जाते हैं जिसमें राधा कृष्ण से जुड़े हुए जो भी कहानियां हैं, जो कथानक है, उनका जो है प्रदर्शन किया जाता है। और आप जानते हैं जो नौटंकी है इसमें कोई भी थीम लोग ले लेते हैं और उसके द्वारा कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे यहाँ जो प्रचलन में लोक नाट्य है वो है नौटंकी और रासलीला। इसके अलावा है पोवाड़ा, ये भी लोक नाट्य है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है और एक ऐसा है वीर रस प्रधान गाथा गीत है। यह मूलतः दलित समुदायों द्वारा गाया जाता है। यानी कि पोवाड़ा क्या है, एक यहाँ पे जो प्रदर्शन करते हैं इसमें ये गाने का प्रयोग करते हैं जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है, योद्धाओं के बारे में कहा जाता है और ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है भवई, यह गुजरात का प्रसिद्ध लोक नाट्य है और मनोरंजन के साथ साथ माँ अम्बा की पूजा भी इसमें शामिल होता है। तो भवई आ जानते हैं, इसमें भवानी कह सकते हैं, तो भवानी में की देवी से जोड़ा जाता है। तो भवई जो है कहाँ का है, गुजरात का लोक नाट्य है और जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मनोरंजन के साथ साथ यहाँ पे पूजा पाठ को भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट है आल्हा, और आल्हा क्या है, यह गाथा गीतों की शैली में गाया जाता है। इसमें या इसके अंतर्गत चंदेल वंश की राजधानी महोबा, जो कि वर्तमान में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, में जन्मे दो वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीरता का व्याख्यान किया जाता है। आल्हा खंड नामक काव्य की रचना जगनिक ने की है। ये एग्जाम में आता है कि आल्हा खंड की रचना किसने किया है, जगनिक ने किया है और इसको परमाल रासों के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे परमाल रासों को ही आल्हा खंड कहते हैं। लिखा किसने है, जगनिक ने लिखा है। और ये जो आपका आल्हा है ये बुंदेलखंड में प्रचलन में है, जो कि आल्हा और जो उदल हैं जो वीर योद्धा थे उन्हीं के बारे में लोग गा गा करके बातों को बताते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंकिया नाट, यह ग्रामीण असम में खेला जाने वाला लोकप्रिय नाटक है। याद रखेंगे अंकिया नाट जो है ये उड़ीसा असम का है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो आम लोगों के बीच खेला जाने वाला नाटक है इसी को अंकिया नाट कहते हैं और इसी को भावना नाम से भी जाना जाता है। तो अगर भावना पूछे तो भी असम का है और अंकिया नाट पूछे तो भी असम का है। ये दोनों ही असम के लोक नाट्य हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका ओजा पाली, यह असम का परंपरागत लोक नृत्य है जिसमें संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत मेल पाया जाता है। ओजा पाली में कथानक रामायण, महाभारत और पुराणों से लिया जाता है। याद रखेंगे ओजा पाली असम का है और इसमें ज़्यादातर आप देख रहे हैं इसमें जो भी कथानक होंगे वो रामायण होगा, महाभारत होगा, पुराण होगा। ऐसे धार्मिक पुस्तकों से ही कहानियों को लेकर के प्रदर्शन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें संगीत भी होता है, डांस भी होता है और इसमें आप देख रहे हैं नाटक का भी प्रदर्शन किया जाता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओजा पाली, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका चकियार कुथु नृत्य। चकियार कुथु नृत्य कहाँ का है, यह केरल का पारंपरिक नृत्य है जो चकियार समुदाय के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे चकियार वहाँ का एक समुदाय है, उसी के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, उन्हीं के बीच ये प्रचलन में है। ये मूलतः क्या है, ये मूलतः क्या करते हैं, हिंदू मंदिरों में ये जो नृत्य है ये किया जाता है। वर्तमान में इसमें सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को भी शामिल किया जाता है। इस नृत्य में मिझाबू और झांझ और ऐसे ही वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, यानी कि मिझाबू और झांझ जैसे जो यंत्र हैं, वाद्य यंत्र, इनका उपयोग करके इस नृत्य को किया जाता है और जिसमें अब राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को भी दिखाया जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। और इसके अलावा कुथाम्बलम मंदिरों में नृत्य प्रदर्शन करने से संबंधित यह एक पवित्र स्थान है। यानी कि कुथाम्बलम जो है ये मंदिरों में नृत्य प्रदर्शन करने से संबंधित है, जो कि एक पवित्र स्थान है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका थेयम। थेयम भी कहाँ का है,
केरल के उत्तर मालाबार क्षेत्र में निचली जातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का अनुष्ठानिक पूजा है। थेयम क्या है? एक अनुष्ठानिक पूजा है जो केरल में निचली जातियों के द्वारा किया जाता है, खास करके मालाबार तट में ये जो आपका थेयम है ये प्रचलन में है। विद्वानों का कहना है कि थेयम जो है ये कलट यानी कि पंख के समान है, जिसमें नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल, इसके अलावा चाल्कोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण काल के समाजों के तत्व अभी भी जीवंत हैं। इसकी प्रस्तुति वैष्णव शैव के साथ साथ जैन धर्म का भी प्रभाव, शैव के समान जैन धर्म का भी प्रभाव दिखता है। यानी कि ये जो आपका थेयम है इस पर आप देख रहे हैं नियोलिथिक से लेकर के ताम्रपाषाण काल के जो भी उस समय का एक कहिए कि समाज था उसका असर देखने को मिलता है, और ये वैष्णव शैव के साथ साथ जैन धर्म का भी इस पर प्रभाव दिखता है। इसलिए आपका जो थेयम है ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे बच्चों। अब आपका है बुर्रा कथा। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश में मौखिक कथा कहने की विशिष्ट लोक नाट्य शैली है। ये भी एक लोक नाट्य शैली है जो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो इतने सारे आपके लोक नाट्य हैं। अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपको इसको सही करना होगा। कौन सा लोक नाट्य किस राज्य का है, इतना तो बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। इसके अलावा अगर थीम देख लें तो मोस्टली जो थीम है इसमें पौराणिक कथाएं ही हैं, किसी किसी में ऐतिहासिक और सामाजिक चीज़ों को भी शामिल किया गया है। तो इस पॉइंट को भी देख लें। पढ़ने का यही तरीका है कि किसमें क्या मेन चीज़ है जो दूसरे से अलग है या जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उस पर ज़रूर ध्यान दें। अब हम कुछ और भी जो है लोक नाट्य को देख लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये सारा आप लोगों को रटना नहीं है, बस आप इसको एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। इसमें जो लोक नाट्य है ये है पोवाड़ा। पोवाड़ा को आपने ऊपर देख ही लिया, महाराष्ट्र का है। पंडवानी भी इंपॉर्टेंट है, पंडवानी आपके छत्तीसगढ़ का है, ये भी याद रखेंगे। विदेशिया याद रखिएगा बच्चों, विदेशिया आपका बिहार का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छाऊ ये भी मैंने आपको बताया था नृत्य है, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में प्रचलित है। कीर्तन आपके महाराष्ट्र का है। थांगटा एक मार्शल आर्ट है जो कि मणिपुर का है। इसके अलावा बारी लीबा ये भी मणिपुर का है, और दशावतार महाराष्ट्र का है। ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद रखिएगा। इधर का जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी एक दो बार देख लीजिएगा। इसमें है आपका करियाला, ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। 10 कथिया उड़ीसा का है। लोरिक चंदा छत्तीसगढ़ का है। रहस ये भी छत्तीसगढ़ का है। गोधल महाराष्ट्र का है। पाला उड़ीसा का है। हरिकथा दक्षिण भारत का है। नकल पंजाब का है, और पदा यानी केरल का है। ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आपको इन पर बहुत जोर नहीं देना है। आपके लिए ये जो रो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जहाँ से अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं या आने की संभावनाएं हैं वो सारे मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं कि अगर यहाँ से कुछ नया भी क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसको करेक्ट करें। तो इसलिए आपको क्लास को ज़रूर 2-3 बार देखना है, क्योंकि बहुत सारे नए तथ्य आपको मिल रहे हैं जो एक बार में याद नहीं होंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इस वजह से इसको रिविज़न कीजिएगा, नोट ज़रूर कीजिएगा, और इसके बाद जो क्वेश्चन मिलेगा उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो नॉलेज है, उसको आप चेक कर पाएँ और एग्ज़ाम में जा कर के बेहतर परफॉर्मेंस करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम फिर क्वेश्चन के क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।